वेलकम बैक टू टेक्निक पंडित। मैं सत्यम फिर से एक बार जुड़ चुके हैं आप हमारे साथ और आज बात होने वाली है फिर से 11th की केमिस्ट्री के साथ। जैसा कि आप देख रहे हैं 11th की केमिस्ट्री फिर से हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं और एक बार ये क्वेश्चंस और इसके साथ साथ बहुत सारा क्वेश्चन एराइज होगा कि भाई ऐसा क्यों हुआ, किस लिए हुआ। तो सारे क्वेश्चंस और सारे सॉल्यूशन के साथ चैप्टर को फिनिश आउट करेंगे। इसके साथ साथ और भी लेक्चर्स के अंदर हम देखेंगे कि क्या कुछ खास आगे हम पढ़ने वाले हैं। तो ये सारी चीज स्टार्ट करने से पहले हम लोग मोटिवेशन लेके चलेंगे ताकि क्लास कंटिन्यू रहे और आप हमारे साथ जुड़े रहें। तो लिखा हुआ है रिश्ते में उलझन हो सकता है, चाहे होनी चाहिए चलेगा, लेकिन रास्ते में उलझन नहीं होनी चाहिए। मतलब क्या, अगर घर में कोई दिक्कत चल रहा है, कोई प्रॉब्लम है, तो भैया वो सॉल्व आउट हो सकता है, वो बाद में भी आ जा सकता है। लेकिन आपका एक बार जो मंजिल टारगेट फिक्स है तो उसमें दिक्कत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि अगर आप अपने टारगेट से गद्दारी करेंगे, आप अपने टारगेट से मुंह चुराएंगे, तो आप कभी भी अपने ड्रीम को, अपने सपनों को साकार नहीं कर सकते हैं। तो इसी के साथ चलिए देखते हैं कि सेशन में क्या कुछ खास है। और 11 की केमिस्ट्री में हम लोग फर्स्ट यूनिट को यहीं पे खत्म करेंगे, ये लास्ट लेक्चर होगा। और उसके बाद हम लोग क्या सेकेंड यूनिट के अंदर देखेंगे कि क्या क्या पढ़ना है। तो चलिए इसी के साथ साथ फटाफट हम लोग देख लेते हैं कि क्या कुछ खास है। ठीक है, तो सबसे पहला जो है देखते हैं, हमारे पास निकल कर आ चुका है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन फॉर द एलिमेंट एंड कंपाउंड। मतलब क्या, मतलब ये कि कुछ बेहतरीन लॉ जो कि 11th के यूनिट के अंदर, फर्स्ट यूनिट के अंदर दे रखा है, उस लॉ को हम समझेंगे और जानेंगे कि लॉ आखिर कहना क्या चाहता है, इस लॉ का क्या मतलब होता है। ये सारी चीजों को समझेंगे बखूबी सा। आपके लॉ जैसे केमिकल रिएक्शन हो रहा है, वो सारे चीज को ला रखे हैं। चलिए तो देखते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। ठीक है, क्या है सर, हर एक चीज को देखते हैं थोड़ा सा। पहले तो हम लोग पेन यहां से लेते हैं, सेलेक्ट पेन। ठीक है, चलिए लिखा हुआ है कि लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस क्या होता है। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन तो लिखा हुआ है द कॉम्बिनेशन ऑफ द एलिमेंट टू फॉर्म कंपाउंड इज गवर्नमेंट बाय फॉलोइंग 5 बेसिस लॉ। मतलब क्या, केमिकल रिएक्शन मुख्यतः 5 भागों में क्या किया गया है, बांटा गया है। उसका बेस जो आधार होता है, केमिकल रिएक्शन का जो आधार है, बेस है, वो बोला जा रहा है 5 है। मतलब 5 बेसिस के अकॉर्डिंग ही इर्द गिर्द, मतलब 5 फॉर्मूला या 5 बेसिस कहा जाए, उसके इर्द गिर्द ही सारे चीज आता है। मतलब केमिकल रिएक्शन, केमिकल कॉम्बिनेशन, ये 5 क्या, तो कंपाउंड के अंदर जो 5 बेसिक लॉ है एलिमेंट और कंपाउंड का, उसके अंदर ही सारा कुछ घूमता हुआ नजर आता है। तो इस 5 बेसिक लॉ को हम समझेंगे, इस 5 बेसिक लॉ को समझेंगे और क्या समझेंगे, और क्या समझेंगे, समझेंगे कि आखिर ये कैसे वर्क करता है, कौन कौन से 5 बेसिक लॉ है। तो वो सारे चीज को बाकायदा हम देखते हुए चलेंगे। तो सबसे पहला जो हमारे पास निकल कर आया, सबसे पहला फर्स्ट वाला जो है, वो लिखा हुआ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। पहला जो हमारे पास ये लॉ है, ये निकल कर कौन सा आ चुका है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, और सेकेंड वाला कौन सा है, लिखा हुआ है लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शन। ठीक है, तो ये सारी चीज जो भी है, हम सारी चीज को ब्रीफली और एक एक करके समझते हुए चलेंगे कि आखिर क्या है और ये कहना क्या चाहता है, ये लॉ का क्या मतलब होता है। ठीक है, क्योंकि बहुत बेसिक पॉइंट्स है, इस सब चीज को हम लोग जानते हुए बढ़ेंगे आगे। चलिए थर्ड नंबर में लिखा हुआ लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ठीक है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। और आखिरी और चौथा जो हमारा है ये लुसेन लॉ ऑफ गैसेस वॉल्यूम। ठीक है, तो यहाँ पे ये चौथा हमारा लॉ है। एक और लॉ है आखिरी में, एवोगाड्रो लॉ, जो कि यहाँ मेंशन नहीं है, तो उसको भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो ये 5 लॉ मुख्यतः है। इस सारे चीजों को हम लोग समझेंगे कि आखिर भैया ये लॉ कहता क्या है, ये क्या कहना चाहता है, इस लॉ का क्या मतलब होता है और क्या समझाना चाहता है ये लॉ। तो चलिए इसी के साथ साथ सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक वगैरह करना है साथ में। ठीक है, इसके साथ मोटिवेशन मिलता है कि भैया हमें भी काम करने में मजा आता है। चलिए फर्स्ट लॉ देखते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहना चाहता है, सबसे पहले इसकी डिफिनेशन को हम समझेंगे। ठीक है, तब एग्जांपल को समझेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। लिखा हुआ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, इट इज स्टेट दैट मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड और नॉट बी डिस्ट्रॉय। इसका मतलब क्या, इसका मतलब जाने से पहले ये समझेंगे
कि भैया इस लॉ को किसने दिया और ये लॉ क्या कहना चाहता है। ठीक है, तो इस लॉ को किसने दिया था, तो एंटोन लेवेस्ट्री ने इन 1789। ठीक है, इन्होंने साइंटिस्ट है जिन्होंने इस लॉ को 1789 में दिया था। ठीक है, और ये लॉ कहना चाहता है कि मास को ना ही हम क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, जैसे कि एनर्जी को ना ही हम क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। सेम एज वैसे ही मास को भी ना ही हम क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, मतलब ना बना सकते हैं और ना मिटा सकते हैं। तो क्या नहीं बना सकते और क्या नहीं मिटा सकते हैं, कहने का मतलब है कि मान लीजिए दूध का ग्लास ले लीजिए, ये जैसा कि भैया यहाँ देख रहे हैं दूध का ग्लास लिया गया है। इस दूध के ग्लास में हम क्या कर दिए, चॉकलेट मिला दिए, थोड़ा सा नहीं सेक कर दिए, मिला दिए। तो चॉकलेट मिलाने के बाद भी क्या होगा, उसका मास सेम होगा। किसका मास, वो दूध का मास, मतलब कि इंक्रीज नहीं करेगा। ठीक है, भले कंपोनेंट अलग हो गया, क्या दूध में हमने चॉकलेट मिलाया और उसका कंपोनेंट अलग हो गया, निकल कर कुछ और प्रोडक्ट आया। पहले हमारे पास दूध था, अब दूध में क्या चॉकलेट मिलने के बाद मिल्क शेक हो गया है, लेकिन कंपोनेंट सेम है, कंपोनेंट में चेंजेस नहीं आया है, इसीलिए हम बोल रहे हैं मास नहीं बदला है। अब इस बातों को थोड़ा बखूबी हम समझाना चाहेंगे, थोड़ा देखिएगा। जैसा कि होता है H+O2, ठीक, निकल कर क्या आता है, बनता क्या है H2O, आप सभी को पता है H2O। ठीक, तो मतलब क्या H2O। ठीक है, H2O, सॉरी यहाँ पे जो है थोड़ा सा एक सेकेंड इरेजर फटाफट ले लेते हैं हम लोग। चलिए ऑल को इरेज कर लेते हैं। चलिए फिर से हम लोग देखते हैं इसको थोड़ा सा अच्छे से। ठीक है, जैसा कि लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। चलिए पेन भैया आ जाओ फटाक से। हाँ, लिखा हुआ है, देखिएगा यहाँ पे लिखा हुआ है H2O। ठीक, H2O बनता क्या है, H+O2 क्या बनता है H2O। मतलब क्या, हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन का 2 मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल मिलकर क्या बनाता है, H2O बनाता है। यहाँ पे दिख रहा है, मतलब क्या, हमारे पास दो अलग अलग क्या था, एलिमेंट था, दो अलग अलग एलिमेंट मिलकर एक दूसरा कंपाउंड बनाया, एक डिफरेंट कंपाउंड बनाया, लेकिन क्या दोनों का मास बदला, नहीं बदला। मतलब क्या, दो अलग अलग एलिमेंट मिलकर एक कंपाउंड को रेडी करता है, कंपाउंड रेडी होता है, लेकिन उस कंपाउंड में भी H2 2 है और ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल 1 है। मतलब H2 का एलिमेंट 2 है और ऑक्सीजन का एलिमेंट 1 है, लेकिन कंपाउंड एक नया बनकर आता है। तो मास हमारा चेंज नहीं होता है, मतलब मास हमारा क्या है, कांस्टेंट रहता है। इसीलिए ये डिफिनेशन लिख रखा है कि क्या लिख रखा है, नाइदर वी क्रिएटेड, ना ही हम क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। किस लॉ को, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को, मतलब कि मास को ना हम क्रिएट कर सकते हैं और ना ही मास को हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो क्या कर सकते हैं, तो ये लिखा हुआ है बट वंस फॉर्म इज चेंज इनटू अनदर फॉर्म, बस वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो जाता है, मतलब एक रूप से दूसरे रूप में बदल जाता है। वैसे ही जैसे कि दूध में हम क्या मिलाते हैं, चॉकलेट मिला देते हैं, तो वो मिल्क शेक बन जाता है, वो दूसरे फॉर्म में चेंज हो जाता है, बस क्या हो जाता है, बदल जाता है। ठीक है, चेंज हो जाता है और कुछ नहीं होता है, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। मतलब क्या, हम इसको ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं और ना ही क्रिएट कर सकते हैं। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से हमने ये सीखा। चलिए आगे देखते हैं, आगे के लॉ में हमारा क्या है। आगे की लॉ में हमारे लिखा हुआ है लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शन। ठीक है, लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शन, क्या मतलब है लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शन का, तो चलिए लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शन को पढ़ते हैं। इट स्टेट दैट अ गिवन कंपाउंड ऑलवेज कांस्टेंट एग्जैक्टली द सेम प्रोपोर्शन ऑफ एलिमेंट बाय द वेट। क्या लिखा हुआ है और इसका मतलब क्या है, इसको समझने से पहले हम देखते हैं कि भैया इस लॉ को किसने दिया था। तो इस लॉ को जो साइंटिस्ट दिए थे उनका नाम था जोसेफिन प्राउड्स। ठीक है, इनका नाम था जिन्होंने इस लॉ को दिया था। ठीक है, और ये लॉ बोलता है कि ये लॉ क्या बोलता है कि किसी भी कंपाउंड का जो प्रोपोर्शन होगा, उसका जो वेट होगा एलिमेंट का, वो क्या होगा, रेशियो फिक्स होगा। मतलब क्या, इस डिफिनीशन के अंदर कहा जा रहा है कि किसी भी एलिमेंट का जो रेशियो होगा, वेट का जो रेशियो होगा, किसी भी एलिमेंट का जो रेशियो होगा उसके वेट के रेशियो के बराबर होगा। मतलब क्या,
मतलब ये कि जैसे कि H2O आप यहाँ पे देख रहे हैं, H2O, तो H2O का जो रेशियो है, मतलब क्या, हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन 1 है, तो ये हमेशा 2:1 में ही मिलेगा, तब जाकर क्या बनेगा, H2O बनेगा, नहीं H2O बनेगा, मतलब वाटर बनेगा। नहीं, H2O बनने के लिए हमेशा उसको 2:1 में ही मिलना होगा, तब जाकर वो पानी बनेगा। अर्थ नहीं तो अगर टू रेशियो अगर 1 में हम इसको नहीं मिलाते हैं, अगर हम 2:2 कर देते हैं, तो ये कुछ और बन जाएगा, वाटर नहीं बनेगा। इसका मतलब क्या, H:2 के अंदर आने के बाद ये क्या, पानी के फॉर्म में बदलता है, पानी बन जाता है, वाटर हो जाता है। यही चीज लिखा हुआ है, इट स्टेट दैट अ गिवन कंपाउंड ऑलवेज कांस्टेंट। इनका जो कंपाउंड होता है, इसका जो कंपाउंड होता है, दोनों एलिमेंट जब मिलकर एक नए कंपाउंड को बनाती है, नए कंपाउंड बनता है, तो वो कंपाउंड का जो रेशियो होता है वो फिक्स होता है, उसका अनुपात फिक्स होता है। मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो एलिमेंट का कंपाउंड है, जो रेशियो है H2O, मतलब कि 2:1, वो हमेशा फिक्स होता है, वो कांस्टेंट होता है, और उस अनुपात में जब हम मिलाते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को, तो हमारा पानी बन जाता है, वाटर बन जाता है। तो इस रेशियो से हम ये सीखते हैं, ठीक है। तो इस लॉ से हमने क्या सीखा, इस लॉ से हमने ये सीखा कि इसका फिक्स रेशियो होता है, ठीक है, एलिमेंट बाय वेट्स। और ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट लॉ है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, ठीक है, नंबर 3 के अंदर है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या कहना चाहता है, इसको हम लोग समझेंगे, ठीक है, बाकायदा। और एक एक चीज, एक एक तथ्यात्मक बात को सीखते चलेंगे। कहीं कोई दिक्कत हो, कहीं कोई डाउट हो, तो कमेंट करिएगा, फिर से इस पर पे डिस्कस हो जाएगा एक बार और, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, ये लॉ क्या कहना चाहता है, इफ 2 एलिमेंट कैन बी कंबाइंड टू forms more than one compound, the mass of one लिखा हुआ है, the mass of one element that combined with a fixed mass of the one element are in the ratio of a small whole number। भाई ये क्या बोल रहा है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन ये कहना चाहता है कि इसके अंदर जो भी एलिमेंट का मास होगा, उसका एक एलिमेंट का मास फिक्स होगा। एक एलिमेंट के मास क्या होगा, एक एलिमेंट का मास फिक्स होगा, कांस्टेंट होगा। हम इस चीज को इस लॉ के अंदर समझते हैं। मतलब क्या, मतलब ये कि जैसे कि H2O देखते हैं, ठीक है, एक ही सिंपल एग्जांपल ले रहे हैं ताकि आप इसको हमेशा समझते रहेंगे कि आखिर ये हो कैसे रहा है और इसके अंदर क्या क्या छोटा छोटा डिफरेंसेस है, आप इसको समझेंगे। इसके अंदर ये लिखा हुआ है कि एक एलिमेंट का क्या रेशियो फिक्स होगा। इसका मतलब अगर हम H2O ले, क्या ले, अगर हम H2O लेते हैं और उसके अंदर हम देखते हैं तो दिखता है कि भाई अगर H किसको, तो H को, ठीक है। चलिए इसको हम एक दफा लिख के भी दिखा देते हैं, एक दफा लिख के दिखाते हैं और आप समझेंगे कि आखिर कैसे होता है। देखिएगा आप इस रेशियो को देखिएगा, देखिए इस रेशियो को देखिएगा C+O2, इस रेशियो को देखिएगा C+O2, मतलब क्या, C+O2 को हमने ऐड किया, हमने जोड़ा, हमने रिएक्शन किया, तो हमारे पास CO2 निकल कर आया। मतलब क्या, कार्बन डाइऑक्साइड निकल कर आया। नहीं, हमने C+O2 को जब रिएक्ट करवाया, आपस में सक्रिय करवाया, रिएक्शन करवाया केमिकल के थ्रू, तो निकल कर आया CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन हमने C को कांस्टेंट रखा, ठीक है, और क्या किया, यहाँ पे हमने C को कांस्टेंट रखा और फिर से रिएक्शन करवाया, किसको, C2+O2। यहाँ पे हमने C2+O2 को रिएक्ट करवाया, सॉरी नहीं, यहाँ पे हमने क्या किया, इसमें हमने C को कांस्टेंट रखा, ठीक है, हमने C को कांस्टेंट रखा, यहाँ पे कांस्टेंट रख के रिएक्शन करवाया एक बेसिक लॉ में, तो क्या निकल कर आया, एक कंडीशन में हमारा CO2 निकल कर आया, कार्बन डाइऑक्साइड निकल कर आया, और दूसरे कंडीशन में हमने रिएक्ट करवाया तो हमारा CO निकल कर आया, ठीक है। C को हमने कांस्टेंट रखा और O2 के साथ रिएक्ट करवाया दूसरे
कंपोजिशन पे तो हमारा CO निकल कर आया। सेम एज वैसे ही हमने H2 प्लस O2 को रिएक्ट करवाया केमिकल के थ्रू, तो यहाँ पे हमारा H2O निकल कर आया। हमारा क्या निकल कर आया? H2O निकल कर आया। लेकिन हमने क्या किया, इसको फिर हमने दूसरे कंपोनेंट पे लेकर रिएक्ट करवाया, H2 को कांस्टेंट रखा और O2 के साथ रिएक्ट करवाया, तो H2 प्लस O2 निकल कर आया। मतलब क्या, हम इसके अंदर एक कंपोनेंट को फिक्स कर रखे हुए हैं, एक कंपोनेंट को कांस्टेंट रखे हुए हैं और दूसरे कंपोनेंट के साथ इसको रिएक्शन करवा रहे हैं। तो अलग अलग वेरियस टाइप्स के हमको रिजल्ट देखने को मिल रहा है, अलग अलग रिजल्ट देखने को मिल रहा है, लेकिन कंपोनेंट फिक्स है, कंपोनेंट एक ही है। इस बात से समझ में आता है कि अगर हम एक एलिमेंट को फिक्स रखें और दूसरे एलिमेंट की रेशियो को चेंज करते रहें तो अलग अलग कंपाउंड हमको मिलेगा। मतलब कि अलग अलग कंपाउंड हमको देखने को मिलेगा और वो एक होल नंबर होगा। क्या होगा? वो एक होल नंबर होगा, उसका जो रेशियो होगा वो एक होल नंबर होगा। चलिए, जैसा कि इसका रेशियो होता है 2:1, फिर इसको रिएक्शन करवाएंगे तो हमको मिल सकता है 2:3, फिर इसको रिएक्शन करवाएंगे तो मिलेगा 2:4। तो ये क्या है? एक रेशियो मिलते जा रहा है। ठीक है, इसको रिएक्शन करवाएंगे, फिर इसको रिएक्शन करवाते हैं तो मिलता है 2:7। ठीक है, तो ऐसा क्या है, हमको मिलते जा रहा है। ठीक है, मतलब कंपाउंड अलग अलग आ रहा है। ठीक है, चलिए, अच्छा, इस लॉ को दिया किसने था? तो इस लॉ को डेल्टन साहब ने दिया था। ठीक है, डेल्टन साहब ने 1803 में इस लॉ को दिया था। 1803 में इस लॉ को डेल्टन साहब ने दिया था और उन्होंने बताया था कि अगर हम एक एलिमेंट को कांस्टेंट रखें और दूसरे एलिमेंट को क्या करें, चेंज कर करके रिएक्शन करवाएं तो हमारा अलग अलग कंपाउंड निकल कर आएगा। हर एक बार एक अलग ही कंपाउंड निकल कर आएगा, लेकिन हमारा वन एलिमेंट अगर हमारा फिक्स हो और दूसरा एलिमेंट अगर बदलता रहे, चेंज होता रहे, तो हमारा अलग अलग एलिमेंट निकल कर आएगा। अच्छा, इस बातों को एक दफा हम ऐसे भी समझाना चाहेंगे। मान लीजिए कि आपके पास 2 है। मान लीजिए आपके पास 2 है और हम बोलते हैं कि इसमें आपको 2 ऐड करना है, तो बोलिएगा भैया कितना हुआ? तो इसका कंपाउंड निकल कर आता है 4। बहुत अच्छी बात है। हम बोलते हैं कि फिर एक बार आप लीजिए, आपके पास 2 फिक्स है, इस बार आपको इसके साथ 3 को ऐड करना है। तो इस बार आप एक एलिमेंट फिक्स है, जो 2 है वो एलिमेंट फिक्स है, और उसके साथ हम एक नेक्स्ट एलिमेंट 3 को ऐड करते हैं, तो इसके साथ हमारा जो कंपाउंड बनकर आता है वो 5 बनकर आता है। एक बार फिर से हम एक एलिमेंट 2 लेते हैं और इसके साथ हम 4 ऐड करते हैं, 4 एलिमेंट को ऐड करते हैं, तो देखते हैं हमारा 6 कंपाउंड बनकर आता है। मतलब क्या, हम इस रॉ के एलिमेंट को कांस्टेंट रखे हुए हैं और दूसरे एलिमेंट के रॉ को हम चेंज करते जा रहे हैं, दूसरे एलिमेंट को हम चेंज करते जा रहे हैं, दूसरे रॉ वाले को, तो हमारा जो कंपाउंड निकल कर आया है वो अलग अलग निकल कर आया है। इस बात से हम समझ सकते हैं कि लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन किस प्रकार वर्क कर रहा है। चलिए, इतनी सारी बातों को आप बहुत अच्छे ढंग से समझ गए होइएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि क्या है। नेक्स्ट हमारा 4 नंबर है गॉसियन लॉ ऑफ गैस वॉल्यूम। भाई ये तो बहुत बड़ी बात है और इसको बहुत कुछ यूं समझेंगे, हमारे दिमागों में कुछ यूं सा घुसेगा कि लगेगा वाह क्या इजी था यार, मतलब झूठ मूठ का ही हवा हवाई था। चलिए देखते हैं क्या है। गैसियस लॉ क्या है? गॉसियन लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम लिखा हुआ है, इसके अंदर लिखा हुआ है that gas combined or are produced in a chemical react they do so in a simple reaction by the volume provide all gases are at a same temperature and pressure। मतलब क्या बोल रहा है, किसी भी गैस का प्रेशर और टेम्परेचर अगर सेम हो, क्या हो, अगर हम किसी भी गैस को रिएक्ट करवाते हैं, अगर हम रिएक्ट करवाते हैं और उस दौरान हमारा टेम्परेचर और प्रेशर क्या हो, कांस्टेंट हो, तो क्या होगा, तो हमेशा उसका वॉल्यूम जो आएगा वो क्या होगा, सेम होगा। मतलब क्या, मतलब ये
कि अगर जैसा कि आप इस लॉ के अंदर देख रहे हैं, लिखा हुआ है दैट गैस कंबाइंड और आर द प्रोड्यूस इन द केमिकल रिएक्शन। जब हम किसी भी गैस को क्या करते हैं, केमिकल रिएक्शन करवाते हैं, तो उस दौरान जो हमारा गैस बनता है, निकलता है, वो क्या होता है, सिंपल रेशियो होता है। मतलब क्या होता है, सिंपल रेशियो होता है बाय द वॉल्यूम, किसके, वॉल्यूम के। ऑल गैसेस आर इन सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। मतलब क्या हो, टेम्परेचर और प्रेशर सेम होना चाहिए। मतलब ये सर कुछ समझ नहीं आया क्या ही मतलब बोल रहा है। मतलब ये बोल रहा है कि अगर आप टेम्परेचर आपका फिक्स हो, टेम्परेचर क्या हो, फिक्स हो, तो अगर कुछ इस प्रकार हम समझाना चाहेंगे कि अगर मान लीजिए आप क्या लेते हैं, 2+3 लेते हैं। जैसा कि अगर हम लिख के समझाना चाहते हैं, यहाँ पे अगर आप एक साइड 2+3 लेते हैं, ठीक है, 2 और 3 कोई एलिमेंट लेते हैं और 2 और 3 एलिमेंट को आपस में रिएक्शन करवाते हैं। 2 और 3 को मान लीजिए कोई गैस है, कोई गैस का एलिमेंट है और उसको आपस में रिएक्शन करवाते हैं। तो रिएक्शन करवाने के बाद आपको जो एलिमेंट निकल कर आएगा वो पहले वाले कंपाउंड के बराबर होगा, पहले वाले एलिमेंट के कंपाउंड के बराबर होगा दूसरे वाले एलिमेंट के कंपाउंड। मतलब क्या, 2 और 3 को जब हमने रिएक्शन करवाया तो हमारे पास जो कंपाउंड निकल कर आया वो 4+1, मतलब कि 4+1 5 होता है और ये 4+1 5 होता है। मतलब कि दोनों का कंपाउंड हमारा सेम था। मतलब कि अगर हम टेम्परेचर और प्रेशर को कांस्टेंट रखते हैं, टेम्परेचर और प्रेशर को फिक्स रखते हैं, तो हमारा जो कंपाउंड होता है वो दोनों क्या होता है, सेम होता है। चलिए इसको थोड़ा सा हम इस कदर समझ लेते हैं, एक फॉर्मूला के थ्रू समझ लेते हैं। जैसा कि देख रखे हैं यहाँ जिंक और क्या, सल्फ्रिक एसिड। जिंक और सल्फ्रिक एसिड को आपस में हमने रिएक्ट करवाया। जिंक और सल्फ्रिक एसिड को जब हमने आपस में रिएक्ट करवाया तो हमारे पास जिंक सल्फर निकल कर आया और प्लस हाइड्रोजन बना। प्लस क्या बना, हाइड्रोजन बना। तो आप बोलेंगे इसमें डिफरेंस कितना सा है, तो यहाँ पे देखिए जिंक का 1 एलिमेंट था और हाइड्रोजन और SO4 का अलग एलिमेंट था। और जब दोनों आपस में रिएक्ट किया तो फिर भी यहाँ जिंक का 1 एलिमेंट है और SO4 का 4 एलिमेंट है, आपको दिख रहा होगा। और यहाँ पे क्या था, हाइड्रोजन का 2 एलिमेंट था और इस साइड भी हाइड्रोजन का 2 एलिमेंट है। मतलब क्या, पहला जो हमारा रिएक्टिंग एलिमेंट था और जो हमारा प्रोड्यूस एलिमेंट है, दोनों हमारा सेम है, दोनों में कोई भी चेंजेस नहीं हुआ है। किस दौर पे, जब हमारा टेम्परेचर और प्रेशर सेम होगा, उस दौर पे हमारा दोनों प्रोडक्ट सेम होगा। चलिए इसको इस कदर भी समझेंगे थोड़ा सा। हम 3 वॉल्यूम ले लेते हैं, 3 हम कंटेनर ले लेते हैं और तीनों में हम रिएक्शन करवाते हैं और यहाँ पे हम प्रेशर और टेम्परेचर को फिक्स रखते हैं। तब तीनों बैलून के अंदर सेम ही गैस आएगा। मतलब गैस का क्वांटिटी सेम होगा। मतलब गैस की क्वांटिटी में कोई भी चेंजेस नहीं देखने को मिलेगा जब हमारा टेम्परेचर और प्रेशर क्या होगा, सेम होगा। जब टेम्परेचर और प्रेशर सेम होगा तो इसके अंदर कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा। चलिए इस बात से आपने क्या सीखा, इस बात से आपने ये सीखा कि लॉसिक लॉ ऑफ गैसेस वॉल्यूम किस प्रकार वर्क करता है और इसके अंदर क्या इंफॉर्मेशन निकल कर आता है। चलिए आगे देखते हैं। तो ये सारे रिएक्शंस है, आप देख सकते हैं इस रिएक्शन के अंदर किसी भी प्रकार की कोई भी चेंजेस नहीं आया है। दोनों तरफ आप लेफ्ट एंड राइट देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है एवोगाड्रो लॉ, जो कि हम पहले बता रखे थे, मेंशन नहीं था, वो हमारा एवोगाड्रो लॉ है। और एवोगाड्रो लॉ क्या होता है, यूं चुटकी बजा के समझेंगे कि भैया एवोगाड्रो लॉ कौन सा तीर है, वो कौन सा मतलब भालू भाई जो जंगल से निकल कर आ गया खतरनाक वाला और हमने देखा भी नहीं। तो चलिए देखते हैं एवोगाड्रो लॉ क्या है। बहुत ही आसान है, मतलब भैया मत ही पूछो कितना आसान है, नहीं। तो देखते हैं एवोगाड्रो proposed that equal volume of a gas at the same temperature and pressure should contain equal number of molecules। वाह, क्या मतलब वाकई में क्या ही बात लिख दी जाए। लिखा हुआ है कि भैया अगर हमारा 2 कंटेनर ले ले
दो कंटेनर ले ले और उस दो कंटेनर के अंदर हम क्या करें, प्रेशर क्या रखें, अलग अलग रखें। क्या रखें, अगर इस कंटेनर, मान लीजिए कंटेनर ए लेते हैं, कंटेनर ए के अंदर हम जितना प्रेशर रखते हैं, इसके अंदर जितना वॉल्यूम होगा उतना ही क्या होगा, मॉलिक्यूल्स भी होगा। कौन बताता है, एवोगाड्रो बताता है। एवोगाड्रो लॉ यही बताता है कि अगर हम टेम्परेचर क्या करें, टेम्परेचर और प्रेशर क्या रखें, कांस्टेंट रखें। मतलब क्या, टेम्परेचर और प्रेशर को चेंज नहीं करें। अगर मान लीजिए इसके अंदर हम टेम्परेचर और प्रेशर क्या करते हैं, इस लेवल पे फिक्स कर देते हैं, तो इसके अंदर जितना क्या होगा, वॉल्यूम होगा, जितना वॉल्यूम होगा उतना ही मॉलिक्यूल्स होगा, जितना वॉल्यूम होगा उतना ही मॉलिक्यूल्स होगा। ये बात कौन बताता है, एवोगाड्रो लॉ बताता है। सेम एज इस फिगर के अंदर देख सकते हैं, इस पॉइंट पे हम प्रेशर और टेम्परेचर को फिक्स करते हैं, तो इसका जितना वॉल्यूम होगा, इसका जितना वॉल्यूम होगा उतना ही मॉलिक्यूल्स होगा, उतना ही नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स होगा इस बॉक्स के अंदर। तो ये कौन बताता है, एवोगाड्रो लॉ बताता है। बस इतनी छोटी सी बात है कि भैया प्रेशर और टेम्परेचर को फिक्स रखेंगे तो उसका जितना वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम इक्वल टू क्या होगा, मॉलिक्यूल्स होगा। मतलब इसके अंदर जितना मॉलिक्यूल्स है वो बराबर होगा इसके वॉल्यूम के। इतना सा चीज समझ में आया। चलिए, अच्छा ये लॉ दिया कब गया था, ये लॉ सबसे पहली बार 1811 में, ठीक है, 1811 में ये लॉज दिया गया था। ठीक है, 1811 में सबसे पहले बार, 1811 में सबसे पहली बार इस लॉ को दी गई थी। और ये लॉ यही बात, इतना प्यारा सा बात बताता है। बताइए क्या ही यूनिक सा बात है, नहीं। चलिए आगे देखते हैं। आगे लिखा हुआ है एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला। भैया ये भी बहुत ही मतलब शानदार वाली बात है। ठीक है, तो एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला, तो सबसे पहले हम मॉलिक्यूलर फार्मूला देखेंगे, मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, उसके बाद हम एम्पिरिकल फार्मूला की बात करेंगे। ठीक है, दोनों जस्ट रिलेटेड है, मतलब भाई भाई वाला नहीं, सहोदर भाई, ये मेरा भाई, ये मेरा भाई, वही सहोदर वाली भाई वाली बात है। चलिए देखते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, आखिर मॉलिक्यूलर फार्मूला किसे कहते हैं। लिखा हुआ है मॉलिक्यूलर फार्मूला shows the exact number of different types of atom present in molecule of a compound। मतलब क्या, मतलब ये कि एक मॉलिक्यूल्स के अंदर कितने कंपाउंड ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट है। मतलब क्या, एक मॉलिक्यूल्स, एक छोटा सा मॉलिक्यूल्स है, इस छोटे से मॉलिक्यूल्स के अंदर कितने नंबर्स ऑफ एटम प्रेजेंट है। बताइए, एटॉमिक लेवल की बात हो गई, एक मॉलिक्यूल्स के अंदर कितने एटम प्रेजेंट है, ये कौन बताता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला बताता है। तो कैसे, इस बात को हम कैसे थोड़ा सा सर यूनिक वे में समझे, तो यूनिक वे में कुछ ऐसे समझेंगे। मान लीजिए ग्लूकोज का फार्मूला C6H12O6 है, सबको पता है, हमको आपको सबको पता है, कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए, तो मतलब ये तो C6H12O6 ये जो है, ये क्या है, एक कंपाउंड है। बिल्कुल सही बात है, इस कंपाउंड है, और इस कंपाउंड के अंदर, इस मॉलिक्यूल के अंदर कितने, ये तो क्या है, कंपाउंड है, और C6H12O6 क्या है, एक C6 एक मॉलिक्यूल है, H2 एक मॉलिक्यूल है, O6 मॉलिक्यूल है। लेकिन इसके अंदर कितने एटम प्रेजेंट है, मतलब क्या, कार्बन के अंदर, मतलब क्या, कार्बन के अंदर कितने एटम प्रेजेंट है। तो कार्बन के अंदर, कार्बन क्या है, हमारा एक एलिमेंट है, और एक एलिमेंट के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, तो एक एलिमेंट के अंदर हमारा 6 एटम प्रेजेंट है। कितना प्रेजेंट है, 6 एटम प्रेजेंट है। वैसे ही हाइड्रोजन जो हमारा एलिमेंट है, हाइड्रोजन एलिमेंट के अंदर कितने एटम्स प्रेजेंट है, तो 12 एटम्स प्रेजेंट है, 12 एटम्स प्रेजेंट है। वैसे ही हमारा सेम एज ऑक्सीजन, ऑक्सीजन हमारा जो एलिमेंट है उसके अंदर कितने एटम्स प्रेजेंट है, तो 12 एटम्स प्रेजेंट है। मतलब कि 12 एटम, मतलब सॉरी 6 एटम, 12 एटम बोलते हैं, 12 तो हाइड्रोजन के पास है, ऑक्सीजन के पास 6 एटम्स है। कितने एटम्स है, 6 एटम प्रेजेंट है। ठीक है, तो हमारा बताता है कि एक कंपाउंड के अंदर कितने एलिमेंट है और उस एलिमेंट में कितने एटम्स प्रेजेंट है। एटॉमिक लेवल की बात है एक मॉलिक्यूल्स के अंदर, वो बात कौन बताता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला बताता है। मॉलिक्यूलर फार्मूला इतू सा बात बताता है, बस यही छोटा सा बात है और कोई बात नहीं। मतलब एक कंपाउंड है बड़ा सा, कहने का मतलब मान लीजिए बड़ा सा टोकरी है, उस टोकरी में बहुत सा आम है, नहीं मान लीजिए कि एक टोकरी है, एक टोकरी में बहुत सा नारंगी है,
बहुत सही बात है। तो बहुत सा नारंगी है, तो अब बोलेंगे एक नारंगी में कितना पीसेस, कितना टुकड़ा छोटा छोटा नारंगी का आएगा। मतलब नारंगी को अभी छीलेंगे तो क्या एक एक टुकड़ा निकल कर आएगा, तो एक नारंगी के अंदर कितना सा टुकड़ा होगा, ये बात बोल रहा है कौन? मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला ये बोल रहा है कि एक टोकरी के अंदर बहुत सा नारंगी है, और मान लीजिए एक नारंगी लेते हैं, तो उस एक नारंगी में कितने पार्ट होंगे, किसका? नारंगी का। कितना छोटा छोटा पार्ट होगा नारंगी का, कितने भागों में ये नारंगी बट सकता है, यही बात बोल रहा है मॉलिक्यूलर फार्मूला। चलिए इतना सा समझे। जस्ट इसका रिलेटिव कौन है? एम्पिरिकल फार्मूला। देखते रहिएगा, एम्पिरिकल फार्मूला जस्ट रिलेटिव है। एम्पिरिकल फार्मूला बोलता है, empirical formula represent the simplest whole number ratio of various atom present in compound। मतलब क्या, यहां बात हो रहा था कि कंपाउंड के अंदर मोलिक्यूल में कितने एटम है, और यहां बोला जा रहा है कि किसी भी कंपाउंड के अंदर कितने एलिमेंट है। नहीं, यहां बोला जा रहा है सिंपल वे में कि किसी कंपाउंड के अंदर कितने एलिमेंट है। मतलब क्या, किसी टोकरी में कितने संतरे हैं। नहीं, कोई टोकरी है और किसी टोकरी में कितने संतरे हैं, इस बातों को एम्पिरिकल फार्मूला बताता है। एम्पिरिकल फार्मूला बोलता है कि किसी टोकरी के अंदर कितने संतरे हैं, तो फटाफट काउंट कर लेंगे, 1 2 4 6 10 15 20 50 100 150। अरे भैया 150 क्या है? संतरे हैं। कौन बताता है? एम्पिरिकल फार्मूला बताता है किसी टोकरी के अंदर। लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या बताता है? मॉलिक्यूलर फार्मूला बताता है किसी टोकरी के अंदर जितने संतरे हैं, तो उसमें से कोई एक संतरे के अंदर कितने पीसेस ऑफ क्या है? संतरे हैं। कितने पीसेस है एक टुकड़े, एक संतरे के अंदर। ठीक है, तो चलिए एम्पिरिकल फार्मूला को इतना सा समझते हैं, और बताता है कि कितने रेशियो है। ठीक है, और क्या बताता है, एक और चीज क्या रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है कि रेशियो ऑफ वेरियस एटम्स प्रेजेंट इन कंपाउंड। मतलब कि वो जो कंपाउंड बना है उसके अंदर कितने रेशियो में। जैसे कि मान लीजिए कि H2+O, किसकी बात कर रहे हैं? एम्पिरिकल फार्मूला की। एम्पिरिकल फार्मूला को इस कदर समझते हैं, अगर एक कंपाउंड लेते हैं, ठीक है, H2O, ठीक है, क्या बनता है? H2O बनता है, सभी को पता है। तो H2O क्या है? एक हमारा कंपाउंड है। क्या है? कंपाउंड है। H2O हमारा कंपाउंड है। इस कंपाउंड के अंदर कितना रेशियो क्या है? एटम का है। तो भैया एटम क्या है? H2, और O क्या है? हमारा एक एलिमेंट है। तो इस एलिमेंट के अंदर कितना एटम है? तो हाइड्रोजन का 2 एटम है और ऑक्सीजन का 1 एटम है। तो हाइड्रोजन का 2 एटम है इसीलिए 2, और ऑक्सीजन का 1 एटम है इसीलिए 1। तो कितना रेशियो निकल कर आया? 2:1 निकल कर आया। मतलब कि बताता है कि H2O जो हमारा कंपाउंड है उसके अंदर जो एटम का रेशियो है वो 2:1 है। ये कौन बताता है? एम्पिरिकल फार्मूला बताता है। बस इतना सा, उसके बाद खत्म, कुछ भी नहीं, बस इतना सा एम्पिरिकल फार्मूला है। तो एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला में बस इतू सा डिफरेंस, इतू सा, बस इतू सा, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। चलिए आगे देखते हैं। आगे है हमारा स्टोइचोमेट्री। भैया लास्ट यही है स्टोइचोमेट्री। क्या है स्टोइचोमेट्री? द इक्विवेंटेटिव स्टडी ऑफ द रिएक्शन रिक्वायर्ड और द प्रोड्यूस फॉर्म इज कोल्ड स्टोइचोमेट्री। मतलब क्या? मतलब किसी भी केमिकल रिएक्शन को जो हम पढ़ते हैं, कोई भी केमिकल रिएक्शन, चाहे वो हाइड्रोजन का हो, चाहे वो कार्बन का हो, चाहे वो ऑक्सीजन का हो, किसी भी रिएक्शन को पढ़ते हैं, तो उस रिएक्शन के अंदर, वो रिएक्शन के अंदर हमारा जो रिएक्टिव एलिमेंट होता है और जो प्रोडक्ट एलिमेंट होता है, वो दोनों क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। मतलब क्या? बैलेंस होने चाहिए। क्या होना चाहिए? बैलेंस होनी चाहिए। मतलब क्या? मतलब ये कि अगर उधर हाइड्रोजन 2 है तो इधर भी हाइड्रोजन 2 होना चाहिए, अगर उधर ऑक्सीजन 2 है तो इधर भी ऑक्सीजन 2 होना चाहिए। नहीं, रिएक्टिव सेम होना चाहिए, मतलब रिएक्शन भी सेम होना चाहिए और जो प्रोडक्ट आया है वो भी सेम होना चाहिए। इस रिएक्शन को जो हम स्टडी करते हैं, इसी रिएक्शन को जो हम क्या पढ़ाई करते हैं, जानते हैं, समझते हैं, उसी को स्टोइचोमेट्री कहते हैं, और कुछ भी नहीं। नथिंग इज मोर। बस यही स्टोइचोमेट्री, इसी को बोलते हैं। मतलब क्या? रिएक्टिव और जो प्रोड्यूस है उसके बारे में जो हम स्टडी करते हैं, जो समझते हैं, जो हमारी समझ डेवलप होती है, जिसके बारे में हम ढेर सारी कल्पना करते हैं, उसी को स्टोइचोमेट्री बोलते हैं। बस खत्म। मान लीजिए कि इधर अगर 2 है तो इस साइड भी 2 आया, बस सेम।
अदरवाइज नथिंग, कुछ भी नहीं, बस इतना सा है। इसको हम बोलते हैं स्टोइचोमेट्री। तो आशा करते हैं कि हमारा जो प्यारा सा चैनल है, कौन सा चैनल है, पॉलिटेक्निक पंडित, इस पे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब बनाए रखेंगे और प्यारा प्यारा कमेंट करेंगे, और वीडियो अच्छा लगा हो तो बहुत सारा क्या करें, प्यार बनाए रखें। ओके, थैंक यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।